हाय दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको ट्रांसफार्मर का कंप्लीट फेजर डायग्राम समझाया था कि फाइनल फेजर डायग्राम क्या बनता है जब हम सारे नॉन आइडियलिटीज को इंक्लूड कर लेते हैं। कोर लॉस, वाइंडिंग रेजिस्टेंस, लीकेज, फ्लक्स, सभी चीजों को इंक्लूड करने के बाद का फेजर डायग्राम हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। और पिछले वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर का सर्किट मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं बेस्ड ऑन केवीएल, केसीएल और फेजर डायग्राम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में। तो मैं बात करूंगा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कहां तक देखा था कि सर्किट कुछ ऐसा आ गया था। मैंने देखो पहले भी बताया, जो बीच की वाइंडिंग्स बनती हैं ये सिर्फ एक आइडियल ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करती हैं। अब मैं लीकेज रिएक्टेंस को XC लिख दे रहा हूं, XL नहीं लिख रहा हूं अलग से। ये अंडरस्टूड है, जो सीरीज वाली रिएक्टेंस है वो लीकेज रिएक्टेंस है। IW, I म्यू, I नॉट, I1 डैश, I1, V1, I2, V2। ठीक है, और इस वाइंडिंग का EMF E1 और इस वाइंडिंग का EMF E2। अब देखो ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की इंपीडेंस को एक साइड से दूसरी साइड पे रेफर किया जा सकता है। तो ये हमारा पूरा सर्किट आया जिसमें कि कुछ कंपोनेंट सर्किट के प्राइमरी साइड पे हैं और कुछ कंपोनेंट सेकेंडरी साइड पे हैं। लेकिन इस सर्किट में मुझे प्रॉब्लम क्या आने वाली है? प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर कभी भी इस सर्किट को सॉल्व करना है तो दो तरफ मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, दो सेट ऑफ वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा, एक प्राइमरी के वेरिएबल और एक सेकेंडरी के वेरिएबल। तो इसमें एक पॉइंट लिखना, इन एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर, इन एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर, some parameters are present, some parameters are present on primary side, while some parameters are present, on secondary side, so in order to solve the network, we need to frame the equations on both sides of transformer. We need to frame the equations on both sides of transformer. तो इससे बेहतर यह होगा कि सर्किट को एक तरफ रेफर कर लो और फिर एनालाइज करो ताकि आधी क्वांटिटीज कम हो जाएं। अगर पूरा सर्किट प्राइमरी पे ले आऊं तो सिर्फ प्राइमरी की क्वांटिटीज पे ध्यान देना होगा, या पूरा सेकेंडरी ले जाओ तो सिर्फ सेकेंडरी पे ध्यान देना होगा। तो इसीलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले सर्किट रेफर्ड टू प्राइमरी। ज्यादातर सर्किट को प्राइमरी पे ही रेफर किया जाता है, सोर्स वाली साइड। ठीक है, अब जब कभी रेफर करा जाता है किसी भी सर्किट को तो एक हमें बेसिक रूल्स मालूम होने चाहिए। देखो, Vp by Vs is N1 by N2,
इज इक्वल टू IS बाय IP। ठीक है, और दूसरा रूल क्या पता होना चाहिए कि प्राइमरी पे अगर इंपेडेंस लाते हो तो सेकेंडरी इंटू, और अगर सेकेंडरी पे ले जाते हो ये बेसिक रेफरल के रूल्स हैं कि वोल्टेज में टर्न्स रेशो चलता है, करंट में टर्न्स का उल्टा रेशो, और इंपेडेंस में टर्न्स रेशो का स्क्वायर। अब देखो, सबसे पहले मैं प्राइमरी का जितना सर्किट जानता हूं उतना ड्रॉ कर लेता हूं रेफर करने से पहले। ठीक है, R1 JX1 RC JXM, ये IW I म्यू I0 I1। अब मेरी बात को देखो, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले मैं ये कहता हूं, अगर ये E2 को मुझे प्राइमरी लाना, देखो सर्किट पूरा E2 से शुरू हुआ है ना, E2 को प्राइमरी लाओगे तो क्या लिखोगे, E2 डैश इज E2 इंटू N1 बाय N2। ये तो एक्चुअल में हो गया E1, क्योंकि E1 और E2 का जो रेशो चलता है वो हमेशा टर्न्स रेशो में चलता है। यानी जब E2 को प्राइमरी साइड लेके आओगे वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, E1। तो इसीलिए प्राइमरी साइड पे E2 को अलग से नहीं दिखाते, यहां मैं दिखा देता हूं E1। ये मेरी बात समझ आई? ठीक है, अब अगला कंपोनेंट कौन सा है, R2। R2 को अगर प्राइमरी पे लाओगे तो कैसे दिखाओगे, R2 डैश। R2 डैश क्या होगा, R2 N1 बाय N2 का होल स्क्वायर। सेम वे में X2 को जब लेके आओगे तो X2 डैश लिखोगे, X2 इंटू N1 बाय N2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब I2 को रेफर करना है, तो I2 को रेफर अगर करते हो तो क्या लिखोगे, I2 N2 बाय N1, बट I2 इंटू N2 बाय N1 एक्चुअल में होता है I1 डैश। तो I2 को अलग से रेफर करने की जरूरत नहीं है, यहां जो ये करंट हमने दिखाया ना I1 डैश, तो यही करंट बनेगा I2 का रेफर्ड वर्जन। ये तो मैंने देखो पहले भी बताया था कि I2 को जब रिफ्लेक्ट करके प्राइमरी पे लाते हैं तो वही करंट होता है I1 डैश। ये आ गया हमारे पास। अब लास्ट एलिमेंट बचा V2, तो V2 को रेफर करके जो वैल्यू आएगी उसे लिखूंगा V2 डैश। तो V2 डैश इज V2 N1 बाय N2। ये मेरी बात क्लियर हुई? तो जब देखो हम सर्किट को रेफर कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, पूरा सर्किट प्राइमरी पे तो उठा के ला रहा हूं, चेंज क्या क्या हो रहा है, ईएमएफ तो E2 का E1 बन गया, I2 अपने आप बन गया I1 डैश, मुझे वैल्यूज बदलनी पड़ी R2 X2 और V2 की। अब इससे क्या हुआ, एक तरह से देखो ये T सर्किट हो गया। T कैसे, ये T की शेप में आ गया, बीच में से एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको T मॉडल भी कह सकते हो, T मॉडल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इट इज द T इक्विवेलेंट सर्किट और T मॉडल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है ना, तो ये मच बेटर है एज कंपेयर टू योर एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। अब मान लो मुझे V2 निकालना होता, तो मैं इस सर्किट में क्या निकाल लूं, V2 डैश निकाल लेता हूं। V2 डैश से फिर क्या निकाल सकता हूं, V2। ठीक है, यहां अगर करते तो क्या करते, ओरिजिनल सर्किट में V1 से बनाते E1, E1 से बनाते E2, E2 से बनाते V2। यहां डायरेक्टली एक ही बार में V2 डैश निकालूंगा और उससे क्या मिल जाएगा, V2। तो मेरी मेहनत थोड़ी सी बच जाएगी। सेम वे में एक बार ये सर्किट नोट कर लेना, सेम वे में फिर इस सर्किट को हम रेफर करने वाले हैं सेकेंडरी साइड पे। ठीक है,
तो अगला लिखना सर्किट रेफर्ड टू सेकेंडरी, सर्किट रेफर्ड टू सेकेंडरी। और देखो कभी कंफ्यूज हो जाओ ना तो ये ध्यान रखना, जो भी सर्किट में ईएमएफ आता है वो शंट ब्रांच के अक्रॉस आता है। शंट ब्रांच के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है दैट इज योर ईएमएफ। अब हम देख रहे हैं अगर सर्किट को सेकेंडरी रेफर करें तो सबसे पहली क्वांटिटी जो रेफर होगी वो होगी V1 डैश। देखो सर्किट इसी ऑर्डर में बनाना, ऑर्डरिंग अपनी मर्जी से कभी चेंज मत करना, सर्किट लेफ्ट टू राइट ही बनाना, ठीक है। फिर R1 का बनेगा R1 डैश। अब V1 डैश को क्या लिखोगे, जब सेकेंडरी पे ले गए हो वोल्टेज को कैसे ले जाते हो, टर्न्स रेशियो से। रेजिस्टेंस को कैसे ले जाते हो, टर्न्स रेशियो के स्क्वायर से। तो ये वोल्टेज चली गई, रेजिस्टेंस चला गया। अब ऐसे ही रेफर करेंगे रिएक्टेंस को, ये हो गया x1 n2 by n1 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगला एलिमेंट क्या है भाई, शंट ब्रांच है। शंट ब्रांच में भी क्या है, एक रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस। अब इसका मतलब है देखो प्राइमरी से सेकेंडरी जाते हुए ना ज्यादा एलिमेंट्स को रेफर करना पड़ता है, आरसी एक्सएम को भी रेफर करना पड़ेगा ना। तो आरसी क्या डैश क्या बनेगा, कोर लॉस का रेजिस्टेंस, सेकेंडरी साइड जा रहे हो प्राइमरी से, एक्सएम डैश क्या बनेगा, एक्सएम सेकेंडरी जा रहे हो तो N2 कहां से जा रहे हो, प्राइमरी से। अब इसमें जो ब्रांच में करंट फ्लो होता है वो है आई नॉट डैश। करंट को कैसे रेफर करते हो, टर्न्स रेशियो के अपोजिट रेशियो से, तो N1 बाय N2। अगर सब में N2 बाय N1 चल रहा है तो करंट में आएगा N1 बाय N2, ठीक है। इस करंट को बोल दो, इसको I1 डैश तो मत बोलो, इसको I1 डबल डैश बोल दो। I1 डैश क्योंकि ये करंट था ना तो इसलिए I1 डैश नहीं लिख रहा, I1 डबल डैश इज I1 इंटू N1 बाय N2। अब अगली टर्म क्या आएगी, E1। अब मैं डायरेक्टली बोल दे रहा हूं भाई, E1 को जब सेकेंडरी ले जाते हैं तो बन जाता है E2। अब सेकेंडरी पे आ गए, अब आगे सेकेंडरी का सर्किट डायरेक्टली ड्रॉ कर लो, ये है R2 JX2, ये भी JX1 JXM और इधर V2। तो हमेशा ये ध्यान रखना दोनों एंड्स पे क्या मिलती है, टर्मिनल वोल्टेज। जैसे V1 और V2 सेकेंडरी ले गए तो V1 डैश और V2, प्राइमरी ले आए तो V1 और V2 डैश। तो ईएमएफ सर्किट में कहां शो किया जाता है, ईएमएफ हमेशा शो करते हैं शंट ब्रांच के अक्रॉस। तो इसमें वाला पॉइंट लिख लो भले ही, when circuit is referred from one side to the other, when circuit is referred from one side to the other, the end voltages are the terminal voltages of a transformer. The end voltages are the terminal voltages of a transformer, and induced EMF is shown across shunt branch or no load branch of a transformer, shunt branch or no load branch of a ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यूजुअली
the circuit is referred to, usually the circuit is referred to primary side, referred to primary side, or the source side, primary side or the source side, because in that case lesser number of parameters, in that case lesser number of parameters have to be referred, लेकिन अब देखो रेफर करने के बाद चलो ठीक है, पहले के मुकाबले मेरी मेहनत थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन स्टिल ये जो सर्किट तुम्हारे सामने बोर्ड पे बना है इसको नेटवर्क एनालिसिस से सॉल्व करना इतना इजी नहीं होता है, ठीक है, लंबा जाता है। अगर इसका एनालिसिस काफी लंबा जाने वाला है तो मैं चाहूंगा क्या कि इसके एनालिसिस को थोड़ा सा आसान कर पाऊं, और एनालिसिस इजी करने के लिए इस सर्किट को अप्रोक्सीमेट करना बहुत जरूरी है। तो एक पॉइंट और लिखो, या पहले हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालना अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें लिखना द एनालिसिस ऑफ एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट, the analysis of exact equivalent circuit is quite typical, so we wish to approximate the circuit, without much loss of accuracy, देखो जैसा मैंने पहले भी बताया है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कोई भी प्रैक्टिकल या फिजिकल सिस्टम है उसको मैं अपनी कॉपी में उसको मैं पर्सनली एनालाइज कर पाऊं, यही सर्किट बनाने का ऑब्जेक्टिव है। अब अगर सर्किट बना रहे हो एक ट्रांसफॉर्मर का, एक तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है जो कि कहीं काम कर रहा है, उसको तुम अपनी कॉपी में एनालाइज करना चाहते हो तो तुमने एक सर्किट से शो किया। अब तुम्हारी कॉपी में आने वाला रिजल्ट अगर एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर के रिजल्ट के बराबर नहीं है तो तुम्हारा एनालिसिस कहीं ना कहीं गलत है। तो हमेशा जब कोई इक्विवेलेंट सर्किट बनता है तो पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि दो इक्विवेलेंट सर्किट से रिजल्ट आने वाला है और जो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर या एक्चुअल सिस्टम का रिजल्ट है वो मैच करना चाहिए। इसीलिए मैंने क्या बोला कि अप्रोक्सीमेट तो कर लो, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना कि एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा लॉस ना आ जाए, अदरवाइज अप्रोक्सीमेशन हो जाएगी इनवैलिड। इक्विवेलेंट सर्किट के रिजल्ट्स हमेशा एग्जैक्ट सिस्टम या एक्चुअल सिस्टम के बराबर आने चाहिए या क्लोज आने चाहिए। तो कोई भी अप्रोक्सीमेशन वैलिड कब है? जब उसकी वजह से रिजल्ट में ज्यादा डिफरेंस ना आए। अब देखो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में हम कहते क्या हैं कि भाई ये सर्किट टिपिकल इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके बीच में ना ये शंट ब्रांच आ गई है, आरसी और एक्सएम वाली ब्रांच। ये शंट ब्रांच आ जाने से इसका एनालिसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। तो अगर ये शंट ब्रांच बीच में ना आके किसी एक साइड पे आ रही होती, या तो ये आ रही होती सप्लाई की तरफ या फिर ये आ रही होती लोड की तरफ, तब हमारा काम थोड़ा इजी हो सकता था। तो अप्रोक्सीमेशन में मैं क्या करने वाला हूं, ये शंट ब्रांच को शिफ्ट करने वाला हूं। तो पहले तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस सर्किट को जो है ना मैं प्राइमरी पे रेफर कर रहा हूं। तो जो भी तुमने कॉपी में पहला सर्किट बनाया था वही सर्किट मैं दोबारा बना रहा हूं, ठीक है। तो पहले क्या था, R1 X1 I1 V1, ये E1 था और रेफर हुए थे R2 डैश X2 डैश V2 डैश, और ये था I1 डैश। ये सर्किट था ना। ये वाला सर्किट कहां पे रेफर्ड है, प्राइमरी पे। मैंने प्राइमरी का ही क्यों लिया, क्योंकि जैसा मैंने अभी लिखवाया भी है भाई कि ज्यादातर सर्किट को कहां रेफर करके रखते हैं, हमेशा प्राइमरी।
अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ये जो शंट वाली ब्रांच है इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दो या फिर इसको राइट शिफ्ट कर दो। तो कनेक्टिंग शंट ब्रांच अक्रॉस V1, ठीक है, V1 के अक्रॉस अगर इसे कनेक्ट कर दिया जाए तो मैं E1 की जगह कहां ले आ रहा हूं, V1 पे। अब देखना एक चीज यहां पे ध्यान से देखना, V1 RC XM, ठीक है। जब ये ब्रांच उठा के लेफ्ट में रख दोगे यहां पे, तो ये जो R1 X1 है और ये जो R2 X2 डैश है ये सीरीज में आ जाएंगे। अगर ये सीरीज में आकर आ जाते हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। इसीलिए अब मैं एक ही रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दिखा रहा हूं, R01 J X01। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया भी था ना, ये R01 क्या होता है, ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस है जो कि प्राइमरी पे रेफर्ड है, और X01 क्या है, लीकेज रिएक्टेंस है जो कि खुद प्राइमरी पे रेफर्ड है। ये बन गया ना। अब लेकिन देखो इसमें एक दिक्कत हो गई, R1 X1 और R2 X2 के बीच की वोल्टेज EMF थी, इन दोनों के बीच के जंक्शन की वोल्टेज EMF थी। जब तुमने इनको जोड़ दिया तो अब EMF दिखा नहीं पाओगे। तो इस सर्किट में EMF नहीं पता लगाया जा सकता, सिर्फ क्या शो कर सकते हो, टर्मिनल वोल्टेज। EMF अगर दिखाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, R1 X1 और R2 X2 इन्हें सेपरेट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें वाला पॉइंट लिखना, पहले ही सर्किट ड्रॉ कर लो। अब इस सर्किट के नीचे लिखो, इन दिस सर्किट प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैरामीटर्स, in this circuit primary and secondary parameters have been combined, so induced EMF can no longer be observed. तो इंड्यूस EMF देखने के दो तरीके हैं, या तो एग्जैक्ट सर्किट का यूज करो या R1 X1 और R2 X2 इन्हें कंबाइन मत करो। ऐसी दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास ये थी कि मैं शंट ब्रांच को लोड साइड पे दिखा दूं, कनेक्टिंग शंट ब्रांच अक्रॉस V2। अब क्या होता, इस ब्रांच को उठा के राइट में रख दोगे तब भी तो R1 X1 और R2 X2 सीरीज में आ जाएंगे। अगर ये सीरीज में आ गए तो फिर मर्ज हो जाएंगे, और अब की बार शंट ब्रांच दिखाऊंगा बाद में। अगेन अगर तुमने पैरामीटर्स को मर्ज कर दिया है तो तुम यहां पे EMF को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शंट ब्रांच को या तो लेफ्ट शिफ्ट कर दो सोर्स की तरफ या तो राइट शिफ्ट कर दो लोड की तरफ। एक्चुअल में जो V2 का टर्मिनल है यहां लोड दिखाना पड़ता है, V2 के अक्रॉस लोड, लेकिन ज्यादा स्टैंडर्ड सर्किट ना ये वाला है, तो ज्यादातर हम लोग फर्स्ट वाला यूज करेंगे जब तक कि कहीं हमें सेकंड वाला सर्किट ड्रॉ करके ना दे दिया जाए। तो ये वाला भी पॉइंट लिख लो, द मोर स्टैंडर्ड सर्किट इज फर्स्ट वन, the more standard circuit is first one
which is to be used in all numericals, which is to be used in all numericals unless otherwise specified, ठीक है। तो ये सेकंड वाला सर्किट ड्रॉ कर लेना, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखो मैंने ये बोला था कि अप्रोक्सीमेट करने से एरर आएगा, बट हमें ध्यान क्या देना है कि एक्यूरेसी में ज्यादा लॉस ना आए, एरर छोटा ही रहे। तो अब ये देखना है कि एरर किस किस चीज में आता है या अप्रोक्सीमेशन करने से क्या क्या पैरामीटर बदल जाते हैं। तो इसमें लिखना कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, जब ये वाला सर्किट था एग्जैक्ट, तो आरसी के अक्रॉस कौन सी वोल्टेज थी? E1। अब आरसी के अक्रॉस कौन सी वोल्टेज है? V1। पहले मुझे एक चीज का आंसर दो, आरसी क्या शो कर रहा है सर्किट के अंदर, बताओ। ये चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आरसी क्या शो कर रहा है? कोर लॉस, ठीक है। आरसी कोर लॉस बता रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं एग्जैक्ट कोर लॉस क्या होंगे? E1 स्क्वायर बाय आरसी। और अप्रोक्सीमेट सर्किट में आरसी के अक्रॉस जब वोल्टेज V1 है, तो कोर लॉस बना V1 स्क्वायर बाय आरसी। अब बात है इनमें क्या ये दोनों बराबर हैं या कौन बड़ा या कौन छोटा है? देखो V1 लेफ्ट वाली वोल्टेज है, E1 राइट में है वोल्टेज, बीच में करंट आ रहा है और एक इंपीडेंस आ रही है। इस इंपीडेंस में कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप जरूर आएगा, तो हम ये कह सकते हैं V1 इज ग्रेटर देन E1 ड्यू टू सीरीज वोल्टेज ड्रॉप। एक्चुअल में ऐसा लैगिंग के लिए होता है, लीडिंग में उल्टा होता है, बट अभी उतना डिटेल में नहीं जा रहे। लैगिंग पावर फैक्टर में ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो कोर लॉस तुम सर्किट से निकालोगे अप्रोक्सीमेट सर्किट से, वो बड़े आएंगे एज कंपेयर टू एग्जैक्ट सर्किट। एग्जैक्ट सर्किट माने एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर। तो तुम जो कोर लॉस की वैल्यू निकालोगे अपनी कॉपी में, वो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर से ज्यादा होगी। तो एक तरह से तुम उसे ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है। तुम जो अपना एस्टिमेट बता रहे हो वो एक्चुअल से ज्यादा है, इसका मतलब ओवर एस्टिमेट। तो पहला कॉन्सिक्वेंस लिखो, ये नोट कर लेना। इसके नीचे लिखना इन अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट कोर लॉसेस आर ओवर एस्टिमेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखो, मान लो अगर नो लोड कंडीशन है, ये करंट कितना है? I1 डैश। तो अब मैं नो लोड कंडीशन की बात कर रहा हूं, क्या होगा? कोर लॉस का फंडा तो क्लियर हो गया। तो मैं बोलूंगा अंडर नो लोड का मतलब है सेकेंडरी साइड ओपन है, सेकेंडरी साइड इज ओपन। सेकेंडरी साइड ओपन है तो सेकेंडरी का करंट रहेगा 0, तो उसका रिफ्लेक्शन जो आता है प्राइमरी पे, ये भी हो जाएगा 0। तो प्राइमरी का टोटल करंट जो है I0 प्लस I1 डैश, ये हो जाएगा I0। तो एक पॉइंट लिखना, अंडर नो लोड कंडीशन the total primary current is same as no load current, टोटल प्राइमरी करंट यहां दिखाओगे ना। अब देखो I1 I0 के बराबर है, तो यहां I स्क्वायर R का एक लॉस बनेगा
I1 की वैल्यू रखोगे I नॉट स्क्वायर R1, लेकिन I1 डैश 0 होने की वजह से यहां I स्क्वायर R की कोई टर्म नहीं बनेगी, यानी I स्क्वायर R लॉस गायब कर दिया है नो लोड पे। दोबारा देखो, नो लोड आने पे I1 कितना होता है I नॉट, तो I स्क्वायर R का एक लॉस बन रहा है। नो लोड आने पे I1 होगा I नॉट, तो रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जा रहा, तो I स्क्वायर R का कोई टर्म नहीं बनेगा। तो इसी में आगे लिखना, इन अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट कॉपर लॉसेस at no load are ignored. Copper losses at no load are ignored. बात क्लियर हुई? ठीक है। सीरीज रेजिस्टेंस में होने वाले लॉस को कहते हैं कॉपर लॉस। यहां सीरीज रेजिस्टेंस में I1 डैश जा रहा है जो कि है 0, तो कॉपर लॉस नहीं आ रहे, लेकिन यहां सीरीज में जा रहा है I1 है I नॉट, तो I नॉट स्क्वायर R1 इधर तो दिख रहा है, उधर I नॉट स्क्वायर R1 नहीं दिख रहा है। ये मत सोचना RC तो है, RC का लॉस कोर लॉस है, कॉपर लॉस नहीं है। कॉपर लॉस किसके अक्रॉस है? सीरीज रेजिस्टेंस में। अगली बात देखो, दोबारा से नो लोड की बात करें, I1 है I नॉट, I1 अगर I नॉट है तो इस ब्रांच में कुछ ड्रॉप आएगा, लेकिन इधर देखो I1 डैश जा रहा है, I1 डैश तो 0 है, तो इसमें कोई ड्रॉप नहीं आएगा। इसका मतलब सीरीज ब्रांच में आने वाला ड्रॉप भी इग्नोर हो गया इन अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। तो एक पॉइंट ये भी लिखो, इन अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट द नो लोड वोल्टेज ड्रॉप across R1 and X1 is ignored. फिर से सोचो, I1 है I नॉट की वजह से इसमें कुछ ड्रॉप आएगा, लेकिन यहां करंट जा रहा है I1 डैश और I1 डैश है 0, तो इस ब्रांच में कोई ड्रॉप नहीं बन रहा है। लास्ट पॉइंट लिखो। अब देखो यहां XM के अक्रॉस वोल्टेज थी E1, तो अगर मैं तुमसे पूछूं I म्यू, तो यहां I म्यू क्या लिखोगे एग्जैक्ट में? एग्जैक्ट सर्किट में I म्यू लिखोगे E1 बाय XM। अप्रोक्सीमेट सर्किट में I म्यू क्या लिखा जाएगा? अगर अप्रोक्सीमेट सर्किट की बात करें, यह है V1 बाय XM। अभी मैंने बताया था कि V1 E1 से बड़ा होगा लैगिंग लोड के लिए, तो अगर V1 E1 से बड़ा है तो I म्यू का अप्रोक्सीमेशन ज्यादा है एग्जैक्ट से। तो अगला पॉइंट ये लिखना, मैग्नेटाइजिंग करंट, पहले दोनों वैल्यूज नोट कर लेना, मैग्नेटाइजिंग करंट इज ओवर एस्टिमेटेड इन अप्रोक्सीमेट सर्किट। ठीक है, इस पे जो है ना छोटा सा थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अप्रोक्सीमेशन के कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। ये मत सोचना कि कुछ चीजें इग्नोर या कंसीडर होने की वजह से अप्रोक्सीमेट नहीं लगाना चाहिए। क्वेश्चन में हमेशा अप्रोक्सीमेट सर्किट का ही यूज करोगे और उसी से जो भी आंसर निकालोगे, क्योंकि विद इन टाइम देखो अप्रोक्सीमेट से ही आ सकता है, एग्जैक्ट का जो एनालिसिस है वो बहुत लंबा जाएगा और एग्जाम टाइम के अंदर ऐसा एनालिसिस कर पाना इम्पॉसिबल है। तो ऐसा एनालिसिस तभी कर सकते हो जब किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से करो, किसी सिमुलेटर से करो। ठीक है, बाय हैंड मुश्किल हो जाता है। ये मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो अब अगला हेडिंग डालना, पर यूनिट मॉडल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। पर यूनिट मॉडल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। तो अब हमें यह देखना है कि ट्रांसफॉर्मर को पर यूनिट सिस्टम में कैसे लाते हैं। अभी तक देखो पर यूनिट सिस्टम में हम लोग सिर्फ क्या जानते हैं कि सिंगल फेज सिस्टम में बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, थ्री फेज सिस्टम में बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिसमें मैंने बताया भी था कि लाइन और फेज की बेस क्वांटिटी अलग अलग ली जाती है। इतना ही जानते हैं ना।
अब मुझे देखना है ट्रांसफॉर्मर में पर यूनिट सिस्टम कैसे अप्लाई होगा। तो एक पॉइंट लिखना, ट्रांसफॉर्मर हैज सिंगल KVA rating. Transformer has single KVA rating, but it has multiple voltage rating. So when we choose base values, we consider the base KVA same on both sides of the transformer, but base voltage and current different on two sides of the transformer. जैसे मैंने 3 फेज में आप लोगों को बताया था कि लाइन का बेस और फेज का बेस अलग अलग लेते हैं, ऐसे ही ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी का बेस अलग अलग लिया जाता है। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो एक ट्रांसफॉर्मर है V1/V2 SKVA ट्रांसफॉर्मर। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं बेस वैल्यूज डिफाइन कर रहा हूं। सबसे पहले KVA, ये दोनों तरफ सेम लेना है तुम्हें, प्राइमरी और सेकेंडरी, बेस KVA रहेगा S। फिर वोल्टेज, सिंगल फेज में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्राइमरी का बेस V1, सेकेंडरी का V2। अगर 3 फेज होता तो क्या करना पड़ता डिफरेंटली, कि ये दोनों वोल्टेज लाइन वोल्टेज लेते। अब आ जाओ करंट पे। अगेन 3 फेज में 2 करंट डिफाइन करने पड़ते, लाइन और फेज। यहां एक ही करेंगे, सिंगल फेज की बात कर रहे हैं, S/V1 S/V2। इंपिडेंस, बेस इंपिडेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां लिखोगे Z1 V1/I1, I1 की वैल्यू डालोगे तो V1² S, और इधर लिखोगे V2/I2, अगेन I2 की वैल्यू डालोगे तो V2² S। तो ये 4 बेस वैल्यूज हैं, जिसमें पावर का बेस सेम है, वोल्टेज और करंट का बेस दोनों साइड पे सेपरेट है। ठीक है, वोल्टेज और करंट का बेस और इंपिडेंस का बेस दोनों तरफ सेम नहीं हो सकता। अब इसके बाद देखो क्या होगा, कभी भी प्राइमरी में किसी इंपिडेंस का पर यूनिट चाहिए तो क्या लिखोगे, कि उसकी ओम्स में वैल्यू अपॉन उस साइड का बेस। ऐसे क्या लिखोगे, किसी इंपिडेंस का सेकेंडरी पे PU चाहिए, उसकी ओम्स में वैल्यू अपॉन सेकेंडरी का बेस। अब देखो सेकेंडरी साइड का बेस कितना है, ये है V2² S। V2 को V1 के टर्म्स में कैसे लिखोगे, दोनों टर्न्स रेशियो से रिलेटेड होते हैं। तो ये क्या आया, N2/N1 का स्क्वायर V1² S। तो इसको क्या लिख सकते हो, N2/N1 का स्क्वायर इंटू Z1 बेस। ठीक है, ऐसे ही जब वोल्टेजेस की बात आए तो ये ध्यान रखना, ये है N2/N1 इंटू V1, और ये है N1/N2 इंटू I1। यानी दोनों साइड की बेस क्वांटिटी सीधा टर्न्स रेशियो से रिलेटेड हैं। ये बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है।
तो अगला पॉइंट ये लिखना, द बेस वैल्यूज ऑफ voltage current and impedance, the base values of voltage current and impedance on both sides of the transformer are directly related by turns ratio, ठीक है। ये मेरी बात क्लियर हुई, बेस वैल्यूज क्लियर हुई। अब देखो ट्रांसफॉर्मर का जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, एक मेरी बात को समझना, ट्रांसफॉर्मर का जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो हम प्राइमरी साइड पे इंपेडेंस लिख सकते हैं Z01, यानी इंपेडेंस रेफर टू प्राइमरी, ठीक है। अब Z01 कैसे लिख सकते हो, प्राइमरी पे कैसे लाओगे इंपेडेंस को, जो सेकेंडरी वाली इंपेडेंस है उसको प्राइमरी पे लाओगे और प्राइमरी वाली को एज इट इज रखोगे। अब अगर मैं तुमसे पूछूंगी Z01 को PU में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या कहोगे, Z01 को ओम्स में लो और सिंस ये प्राइमरी साइड पे है इसको Z1 बेस से डिवाइड कर दो। ऐसे ही जब Z02 की बात आएगी, ये होगी इंपेडेंस रेफर टू सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी पे इंपेडेंस रेफर कैसे होगी कि Z2 को तो एज इट इज रखें और Z1 को कैसे रख लोगे, N2/N1 का स्क्वायर इंटू Z1। अब मैं पूछूं कि भाई Z02 को PU में कन्वर्ट कर दो तो क्या बोलोगे कि भाई ओम्स में लो और सिंस ये सेकेंडरी साइड है तो इसको Z2 के बेस से डिवाइड कर दो। अब एक बार देखो, अगर मैं Z02 PU आगे डेराइव करना चाहता हूं तो इसी के आगे मैं चल रहा हूं। Z02 ओम्स में Z2 प्लस N2/N1 स्क्वायर Z1, और अभी मैं जानता हूं कि Z2 का बेस मैंने निकाला था, कितना था, Z1 का बेस इनटू ये निकाला था ना। अब नीचे का N2/N1 का स्क्वायर अगर ऊपर ले जाओगे तो क्या जाएगा भाई, N1/N2 स्क्वायर, ऊपर गया N1/N2 का स्क्वायर और ये दूसरा N2/N1 का स्क्वायर कट गया तो नीचे क्या बचा, Z1 बेस। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो क्वांटिटी हमने लिखी है ये सेम ही तो आ रही है, तो ये वैल्यू एक्चुअल में क्या आ रही है, Z01, ऊपर वाली वैल्यू तो Z01 है ना, अपॉन Z1 बेस, यानी Z01 PU। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि पर यूनिट में इंपेडेंस प्राइमरी रेफर्ड हो या सेकेंडरी बराबर आती है। इसका मतलब है अगर मैं क्वेश्चन को PU में सॉल्व करूं तो मुझे इससे कभी फर्क ही नहीं पड़ेगा कि इंपेडेंस प्राइमरी पे ले रहे हो या सेकेंडरी, दोनों तरफ वैल्यू सेम होगी। तो यहां तक नोट करने के बाद एक पॉइंट लिखो, द इक्विवेलेंट वैल्यू of per unit impedance, the equivalent value of per unit impedance referred to primary as well as secondary is same, ठीक है। ये मेरी बात क्लियर हुई। अब देखो, जो अपने पास ट्रांसफॉर्मर का एक इक्विवेलेंट सर्किट है, मैं बात कर रहा हूं अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट की।
अप्रॉक्स इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेट सर्किट भी दो तरफ बन सकता है, जैसे अगर हमने अभी बनाया था ना प्राइमरी पे, तो कैसे बनाया था देखो, ये बात ध्यान से समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। ये V2 डैश था और ये V1 था, RC XM I1 डैश I1 और I0। ठीक है, अब सेकेंडरी पे कैसा था, अगर इसी को सेकेंडरी रेफर कर लें, सेकेंडरी रेफर करोगे तो V1 की जगह वोल्टेज क्या दिखानी पड़ेगी, V1 डैश। V1 डैश देखो मैं लिख के नहीं दे रहा हूं, V1 डैश क्या होगा, V1 इंटू N2/N1, सेकेंडरी ले गए हैं उसे। ऐसे ये शंट ब्रांच कैसी हो जाएगी, अगर इसे सेकेंडरी ले जाएं, RC डैश XM डैश, यानी RC इंटू N2/N1 का स्क्वायर, XM इंटू N2/N1 का स्क्वायर। और ये R01 X01 की जगह सेकेंडरी पे चलेगी इंपीडेंस Z02 चलती है ना, और ये V2 डैश की जगह V2। ऐसे दो पॉसिबिलिटी बन सकते हैं सर्किट के, प्राइमरी पे और एक सेकेंडरी पे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं सर्किट पे क्या असर पड़ेगा अगर ये PU में आ जाए। ठीक है, अगर प्राइमरी की बात करोगे तो देखो, इस वाले पहले वाले सर्किट को अगर PU में लाते हो तो ये वोल्टेज होगी V1 बाय V1 बेस I1 बाय I1 बेस ये होगा RC बाय Z1 बेस। मैंने बताया था ना R और X का बेस सेम होता है, XM बाय Z1 बेस। और ये R01 और X01, इसका मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ये मिला के होगा Z01 PU। और ये वोल्टेज होगी, प्राइमरी साइड चल रहा है ना सारा, तो V2 डैश बाय V1 बेस। सेम वे में देखो, अगर सेकेंडरी वाले सर्किट को PU में लेके आओ तो V1 डैश PU में क्या होगा, ये सेकेंडरी पे है तो V1 डैश बाय V2 बेस। V1 डैश आई मैंने क्या बताया था, ये V1 था जो कि सेकेंडरी पे रेफर्ड था, और V2 बेस भी अभी हमने लिखा था जो टेबल बनाई थी, V2 बेस कितना था, V1 बेस इंटू N2/N1, N2/N1 कट गया। ठीक है, ऐसे ही सोचो RC, इधर RC डैश बन रहा है, RC डैश अगर मैं PU में मांगू तो क्या लिखोगे, RC डैश बाय सेकेंडरी पे इसलिए Z2 बेस। ये RC डैश है क्या, RC इंटू N2/N1 का स्क्वायर, सेकेंडरी पे रेफर्ड है। अगेन Z2 बेस क्या है, Z1 बेस, देखो ये मैंने लिखा भी था, Z2 बेस क्या है, Z1 बेस N2/N1 का स्क्वायर, फिर कट गया तो क्या बचा, RC बाय Z1 बेस। सेम वे में क्या कह सकते हो, XM डैश PU, अगर इसको भी सॉल्व करके निकालोगे तो ये बनेगा XM बाय Z1 बेस।
यानी अगर पीयू में सर्किट बनाओ तो प्राइमरी पे बनाओ या सेकेंडरी पे बनाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा यार। आरसी डैश का भी पर यूनिट वैल्यू सेम है, आरसी का भी पीयू वैल्यू सेम आ रहा है, एक्सएम और एक्सएम डैश का पीयू वैल्यू सेम है, Z01 और Z02 का तो मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं पर यूनिट वैल्यू सेम है। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि पर यूनिट सिस्टम में सॉल्व करते समय किस साइड पे सर्किट बना है ये कभी मैटर ही नहीं करता है। तो ये वाला पॉइंट लिखो, द बेस्ट पार्ट ऑफ पर यूनिट सिस्टम, द बेस्ट पार्ट ऑफ पर यूनिट सिस्टम is that it does not matter on which side, it does not matter on which side the equivalent circuit is being drawn, on which side the equivalent circuit is being drawn, as the network in PU, as the network in PU is same on both sides of the transformer, is same on both sides of the transformer। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीयू में सॉल्व करते वक्त सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा, ट्रांसफॉर्मर का सर्किट प्राइमरी बना लो या सेकेंडरी, दोनों तरफ सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो जब हम पावर सिस्टम भी पढ़ते हैं ना तो सबसे बड़ा एडवांटेज पर यूनिट सिस्टम का यही होता है कि पर यूनिट वैल्यूज ट्रांसफॉर्मर के दोनों तरफ सेम होती हैं। तो देखो मैंने ये बताया था कि पर यूनिट को लाइन और फेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यूनिट को स्टार और डेल्टा से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वे में अब पर यूनिट को ट्रांसफॉर्मर के टर्न्स रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही पर यूनिट को नंबर ऑफ फेजेस से कभी फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए पर यूनिट सिस्टम बेस्ट है, क्योंकि जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है सिस्टम में वो पर यूनिट के अंदर कभी दिखती ही नहीं है। तो चाहे तो ये वाला पॉइंट भी लिख लेना, पर यूनिट सिस्टम इज अनअफेक्टेड बाय, पर यूनिट सिस्टम इज अनअफेक्टेड बाय फर्स्ट स्टार और डेल्टा कनेक्शन, स्टार और डेल्टा कनेक्शन, सेकंड नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ फेजेस, थर्ड लाइन और फेज, लाइन और फेज, ठीक है, फोर्थ टर्न्स रेशियो ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, टर्न्स रेशियो ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो अब देखो ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट हमें इतना ही पता होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट सर्किट का अच्छा आइडिया रखना, उससे सारे क्वेश्चन बना सकते हो। तो जितना मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया इसका एज एन एग्जांपल देने के लिए मैं एक होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूं, तो नोट करना, द इक्विवेलेंट सर्किट रेफर्ड टू, द इक्विवेलेंट सर्किट रेफर्ड टू लो टेंशन साइड, लो टेंशन माने लो वोल्टेज, लो टेंशन साइड of a transformer, low tension side of a transformer is shown in the figure, low tension side of a transformer is shown in the figure. The voltage rating of transformer is, the voltage rating of transformer is 2500 by 250 volt, 2500 by 250 volt। ठीक है, the load impedance is connected, the load impedance is connected to high tension side of the transformer, the load impedance is connected to high tension side of transformer। ZL लोड का इंपेडेंस लिख लो 380 प्लस J230 ओम, 380 प्लस J230 ओम। आगे लिखना, फॉर प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 250 वोल्ट, फॉर प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 250 वोल्ट कंप्यूट, फॉर प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 250 वोल्ट कंप्यूट। पहला पार्ट
सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। दूसरा प्राइमरी करंट एंड पावर फैक्टर, प्राइमरी करंट एंड पावर फैक्टर। तीसरा पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी, तीसरा पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी। या देखो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को रेदर देन की होमवर्क प्रॉब्लम की तरह डील करें। एक बार अभी बनाने का ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसको अभी डिस्कस करते हैं, ताकि इस लेक्चर के बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ इक्विवेलेंट सर्किट पे बेस्ड। ठीक है, अगर अगले लेक्चर के लिए टालूंगा तो क्या होगा, इतने टाइम तक क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो पॉज करो। इस क्वेश्चन के अंदर 10 से 12 मिनट का टाइम ले सकते हो, क्योंकि 3 पार्ट है, और इसका आंसर निकालो। ठीक है, अब देखो, जो लोग भी सॉल्व कर चुके हैं या डायरेक्टली सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेटिंग क्या मेंशन्ड है? वोल्टेज रेटिंग हमें गिवन है 2500 बाय 250 वोल्ट। अब गलती से भी ये मत सोच लेना कि पहली जो रेटिंग है वो है तुम्हारा प्राइमरी वोल्टेज और दूसरी रेटिंग जो है सेकेंडरी वोल्टेज। ऐसा नहीं होता। यहां पे हमेशा वोल्टेजेस को, मैंने पहले भी बोला था, ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी सेकेंडरी वर्ड ना यूज करके हम यूज करते हैं हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। और ये जो टेंशन की बात कर रहा है, टेंशन एक्चुअल में ना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कि वोल्टेज से रिलेटेड होती है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हो, हाई टेंशन माने हाई वोल्टेज, लो टेंशन माने लो वोल्टेज। अब इसने क्या बोला है, इक्विवेलेंट सर्किट मैंने दिखाया है तुम्हें लो टेंशन साइड यानी लो वोल्टेज साइड, और लोड कनेक्ट किया गया है हाई वोल्टेज साइड। यानी इसी का अगर आगे का सर्किट बना लूं मैं, तो सर्किट कैसा है आगे, ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग आ जाएंगी। इधर ये लोड का इंपीडेंस लगा हुआ है हाई टेंशन साइड पे, क्योंकि इसने बोला ना सर्किट 250 वाली साइड है और लोड है 2500 वाली साइड। अब देखो इसे सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, इसीलिए बेटर तरीका क्या होगा कि मैं क्या करता हूं कि लोड को पहले प्राइमरी ले आता हूं। तो मैं कहता हूं कि लोड को अगर एलवी साइड लाना है तो ZL, एलवी साइड लाना है HV साइड से तो NL बाय NH का स्क्वायर। तो 380 प्लस J230, यही है ना लोड। NL बाय NH एक्चुअल में होगा VL बाय VH का स्क्वायर। ठीक है, तो 380 प्लस J230, VL बाय VH माने 250 बाय 2500 का स्क्वायर, तो 3.8 प्लस J 2.3। ठीक है, ये आ गई। अब मैं क्या करता हूं, ये वाला सर्किट ड्रॉ कर लेना, सॉल्यूशन एक बार वीडियो पॉज करके। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये पूरा हटा करके लोड को मैं प्राइमरी पे ही ले आ रहा हूं। मैं लोड को कहां ले आता हूं, प्राइमरी पे। ये ZL LV साइड वाला हो गया ना, इसको ZL डैश लिख दिया, और इसके अक्रॉस वोल्टेज है V2 डैश। अब इसने बोला मैंने प्राइमरी की वोल्टेज रखी है 250 वोल्ट, सेकेंडरी की वोल्टेज बताओ। अगर प्राइमरी की वोल्टेज पता है तो V2 डैश निकाल सकते हो वोल्टेज डिवीजन से। एक चीज सोचो, ये जो 250 वोल्ट है 500 के अक्रॉस है, 250 के अक्रॉस है, और इस पूरे के अक्रॉस भी है। तो V2 डैश अगर निकालना ही है तो वोल्टेज डिवीजन लगा लो। 250, लोड का इंपीडेंस प्राइमरी पे आके बन गया 3.8 प्लस J 2.3 ओवर टोटल। टोटल क्या लोगे, 4 प्लस J 3। ऐसा मत सोचना कि वोल्टेज डिवीजन लगाते हुए शंट भी कंसीडर होगा। वोल्टेज डिवीजन सिर्फ मैं इस ब्रांच में लगा रहा हूं। ठीक है, इस ब्रांच में। अब इसके बाद मैं क्या कहूंगा कि इस वोल्टेज का अगर मैग्नीट्यूड ले लिया जाए
4 प्लस J3 का होगा 5, तो ये आ गया V2 डैश। लेकिन हमें सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, तो यहां मत रुकना, V2 डैश को सेकेंडरी रेफर करना पड़ेगा। सेकेंडरी माने हाई टेंशन साइड, हाई टेंशन पे वोल्टेज है 2500, टर्न्स रेशियो जो है ना वोल्टेज के रेशियो से आएगा, तो ये हो गया 10 V2 डैश यानी 500। अब देखो बहुत बार कंफ्यूजन क्या रहता है कि जो वोल्टेज का रेशियो दिया होता है, ये रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या ये टर्न्स रेशियो है, क्या ये एक्चुअल वोल्टेज है। तो ये क्वेरी मैं पहले क्लियर कर दूं क्या होता है। देखो अभी ये जो वोल्टेज निकालोगे ना, पहले मैं वोल्टेज का रिजल्ट बता देता हूं। मेरा ये जो वोल्टेज का रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 2220, ठीक है, ये आएगा। अब देखो ये जो रेशियो होता है ना, पहली बात तो ये टर्न्स रेशियो बताता है, और यही रेशियो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी रेशियो। तो एक पॉइंट लिखना, द रेशियो ऑफ वोल्टेजेस, द रेशियो ऑफ वोल्टेजेस in transformer rating, the ratio of voltages in transformer rating gives the turns ratio, gives the turns ratio as well as it represents, as well as it represents rated voltage on both the sides. It represents rated voltage on both the sides. यानी आइडियली एचवी पे कितनी वोल्टेज होनी चाहिए 2500 और एलवी पे होनी चाहिए 250 आइडियली, ठीक है। तो अगला पॉइंट और लिख लो, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इट इज द रेशियो ऑफ टर्मिनल वोल्टेजेस, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर इट इज द रेशियो ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, जो सीरीज ब्रांच आती है इसकी वजह से ना वोल्टेज में ड्रॉप आ जाता है। तो देखो जब मैंने प्राइमरी पे 250 लगाई तो सेकेंडरी पे 2500 से कम आई, क्यों, क्योंकि ड्रॉप आ गया। ऐसे अगर सेकेंडरी पे 2500 चाहिए, अभी तो 2220 आ रही है ना, सेकेंडरी पे 2500 चाहिए तो 250 से ज्यादा वोल्टेज लगाओगे, यानी सेकेंडरी पे रेटेड चाहिए तो प्राइमरी ग्रेटर देन रेटेड, प्राइमरी पे रेटेड है तो सेकेंडरी लेस देन रेटेड। ये बात क्लियर हुई। तो अगला पॉइंट लिखना, in practical transformer, in practical transformer due to voltage drop, due to voltage drop in series branch, due to voltage drop in series branch rated voltage cannot be observed, due to voltage drop in series branch rated voltage cannot be observed on both sides, on both sides at the same time, on both sides at the same time, that is if rated voltage is applied on primary, that is if rated voltage is applied on primary, secondary voltage is less than rated, secondary voltage is less than rated. Second point, if secondary voltage is rated, if secondary voltage is rated more than rated voltage, if secondary voltage is rated more than rated voltage needs to be applied, needs to be applied at primary, needs to be applied at primary. मेरी ये बात क्लियर हुई। तो पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, और मैं ये मानता हूं अब ये चीज समझ आ गई होगी रेशियो क्या है। ये सिर्फ टर्न्स रेशियो है, और इसमें से एक वोल्टेज का यूज कर सकते हो। अगर प्राइमरी पे रेटेड माना तो सेकेंडरी की कम आएगी, सेकेंडरी पे रेटेड माना तो प्राइमरी की ज्यादा आएगी। अब अगला पार्ट था कि प्राइमरी का करंट या इनपुट करंट और पावर फैक्टर बताना है। कभी भी अगर फेजर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो एक रेफरेंस लेना जरूरी है। तो मैं यहां रेफरेंस क्या मान लेता हूं, मैं ये 250 को ना रेफरेंस ले लेता हूं, 250 एंगल 0।
तो ये वाला करंट I1 डैश होता है, ये I0 होता है, जिसमें से ये IW और ये IB। अब देखो I1 डैश कैसे निकालोगे, 250 एंगल 0 अपॉन वो इंपिडेंस ऐड कर लो, 0.2 प्लस J 0.7 प्लस 3.8 प्लस J 2.3। $50 एंगल IW कैसे निकालोगे, सिंपली 250 बाय 500। I म्यू कैसे निकालोगे, 250 बाय 250, रिएक्टेंस है ना, J 250 होगा, 1 एंगल -90। अब प्राइमरी या इनपुट साइड का अगर करंट चाहिए तो टोटल करंट I1 तुम्हें चाहिए। I1 अगर निकालना चाहते हो तो क्या होगा, 50 माइनस 38 6.86 को ऐसे लिख लो, तो ये हो गया 40.5 माइनस J31। यहां से I1 का एंगल और मैग्नीट्यूड दोनों आ सकता है। I1 का मैग्नीट्यूड आ रहा है, मेरे पास वैल्यू डायरेक्टली लिखी है, मैं वही बता रहा हूं, 51 एंगल -37.4। अब देखो वोल्टेज का एंगल है 0, करंट का है -37.4, इसका मतलब I1 लैग्स V1, वोल्टेज से कम एंगल है। तो पावर फैक्टर कैसे निकालोगे, कॉस ऑफ वोल्टेज एंगल माइनस करंट एंगल, यानी कॉस ऑफ 37.4। ठीक है, कॉस 37.4 कितना आएगा, 0.794, और ये तो मैंने पहले ही बोल दिया लैग है, तो ये आ गया लैग। ठीक है, अब लास्ट पार्ट हमसे पूछा था एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के लिए दो पावर चाहिए, आउटपुट और इनपुट। अब पावर देखो प्राइमरी पे निकालो किसी भी एलिमेंट की या सेकेंडरी पे, पावर रेफर करने से नहीं बदलती, तो ये वाला भी एक पॉइंट लिखना, द पावर कंप्यूटेड इन एनी एलिमेंट, the power computed in any element does not change based on which side element is present। तो लोड की पावर प्राइमरी साइड पे ही निकाल लो, कैसे, I1 डैश का स्क्वायर, रियल पावर चाहिए ना, इनटू रेजिस्टेंस। रियल पावर कभी रिएक्टेंस में तो नहीं आएगी ना, रियल पावर सिर्फ किसकी होती है, रेजिस्टेंस की। I1 डैश अभी हमने निकाला था, कितना आया था, I1 डैश मेरे ख्याल से आया था 50 आया था ना, रेजिस्टेंस कितना है लोड का, 3.8, तो 2500 इंटू 3.8 कितना हुआ, 7500, तो 9500। और इनपुट साइड की पावर, तुम्हें वोल्टेज पता है, करंट पता है, पावर फैक्टर पता है। जब लोड और इनपुट दोनों की पावर पता है तो एफिशिएंसी क्या होगी, लोड पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100%। तो ये जो रिजल्ट तुम्हारा आना चाहिए, ये आना चाहिए 93.83। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्लियर है, इक्विवेलेंट सर्किट का यूज कैसे करना है, बेसिक बिल्कुल नेटवर्क से बनाओ क्वेश्चन को। ऐसा मत सोचो ट्रांसफॉर्मर पढ़ लिया है कि ये कितना टफ है, मुझसे होगा या नहीं, बिल्कुल नेटवर्क की तरह उसे अप्रोच करो। अगर नेटवर्क से अप्रोच करते हो तो क्वेश्चन में इक्विवेलेंट सर्किट के कभी नहीं फंसोगे। और ये अब से ध्यान रखो कि वोल्टेज रेटिंग में प्राइमरी सेकेंडरी चूज नहीं होता,
वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि सोर्स किस साइड है और लोड किस साइड है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। इसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट पे जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो वो कवर अप कर लो। और आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है इसमें जो वैल्यूज हमने लिखी हुई हैं, ये वैल्यूज डिराइव कैसे होती हैं एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में। अगर मैं आपको एक ट्रांसफॉर्मर दे दूं तो ये कैसे बताओगे कि आरसी कितना है, एक्सएम कितना है, आर1 कितना है, एक्स1 कितना है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिराइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करके अपना ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करके रखना। थैंक यू।